नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अरोड़ा कलाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग पेपर सॉल्विंग सेशन के अंदर लास्ट क्लास में केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे कि केमिस्ट्री के किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बचे हुए टॉपिक से आपके आए हुए हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है अमोनिया। ये एक्चुअली अमोनियम है, अमोनियम नाइट्राइड। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, अमोनियम नाइट्राइड है। जो क्वेश्चन आया था वो अमोनियम नाइट्राइड के नाम से आया था। तो अमोनियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? तो देखिए सूत्र कैसे बनाते हैं, फॉर्मूलेस कैसे बनाते हैं। तो अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 और ईएम लगता है पॉजिटिव के पीछे, तो NH4 प्लस। ये तो हो गया अमोनियम। नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है N-3। तो जब भी कभी आप फॉर्मूले बनाएंगे, अमोनियम नाइट्राइड बनाना है सपोज आपको, तो सबसे पहले तो आप उनके नाम लिख लिए, उनके फॉर्मूले लिख लीजिए जो आपको गिवन है। देन ये तो फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो इनकी वैलेंसी होती है उनका रेशियो लेना है। तो 1 और 3 का रेशियो कितना आएगा? 1 और 3 ही आएगा। और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना होता है, इनको क्रॉस करके लिखना होता है। तो इसको यहाँ पे और इसको इसके नीचे, तो ये बन जाएगा NH4 का होल थ्राइस N। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके अमोनियम नाइट्राइड का। क्लियर है? तो NH4 का होल थ्राइस N, ये आपका इसका फॉर्मूला होगा। ऐसे ही और भी समझ सकते हो, जैसे आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ते हो। कैल्शियम होता है Ca+2, कार्बोनेट होता है -2। तो पहला स्टेप हो गया, आपने नाम के फॉर्मूले लिख दिए। सेकंड स्टेप में मैंने बोला था आपको क्या करना है, वैलेंसी का रेशियो लेना है। तो यहाँ वैलेंसी कितनी है? 2 और 2 का रेशियो कितना? 1 और थर्ड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, क्रॉस करना है इनको। तो 1 आ जाएगा इधर, ये 1 आ जाएगा इधर। तो ये Ca1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, और ये भी CO3 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला बन गया आपके CaCO3। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया। अगर आपको सोडियम कार्बोनेट लिखना है तो सोडियम का फॉर्मूला होता है Na+, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3-2। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, तो सोडियम के ऊपर चार्ज आता है +1। कार्बोनेट का फॉर्मूला है CO3-2। सेम तरीका सेकंड स्टेप के अंदर अब आपको क्या करना है, वही वैलेंसी का रेशियो लेना है। 1 और 2 का रेशियो 1 और 2 ही होगा। और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। तो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3। तो ये सोडियम कार्बोनेट बन गया। तो इस तरीके से आप लोग किसी के भी फॉर्मूलेस लिख सकते हैं। ठीक है, डिटेल्ड लेक्चर में मैंने आपको पूरा समझाया है कि कैसे और फॉर्मूलेस है, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्राइड, सल्फाइड, ये क्या होता है, ये सारे मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ाए हैं। तो इसका आंसर जो जाएगा वो क्या होगा, अमोनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला ये होगा। आई थिंक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इन फॉर्मूलेस के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस जो आपको याद रखने वो हैं कैसे, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होता है, लेकिन इसके साथ में हाफ वाटर अगर जुड़ा हुआ हो तो इसको कहा जाता है जिप्सम। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर जुड़ा हुआ हो तो इसको जिप्सम कहा जाता है। ये जो हाफ वाटर जुड़ा हुआ है ये क्रिस्टलाइन वाटर कहलाता है, क्रिस्टलन जल। अच्छा, इसका नाम क्या हो सकता है केमिकल? Ca के लिए कैल्शियम, SO4 के लिए, Ca के लिए कैल्शियम, SO4 के लिए सल्फेट। और
हाफ के लिए यूज़ करते हैं अर्ध, अर्ध। इंग्लिश वाले अर्ध को बोलते हैं हेमी, और वाटर के लिए यूज़ करते हैं हाइड्रेट। तो बहुत बार क्या करता है, ये पूछ लेता है कि जिप्सम का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये तो इंग्लिश में, और कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हिंदी में। हाइड्रेट वर्ड आता है वाटर के लिए, हाइड्रेट, हाइड्रो, तभी तो हम लोग वाटर के लिए जब भी बात आती है हाइड्रो वर्ड यूज़ करते हैं। हाइड्रोलॉजी, वाटर का अध्ययन, हाइड्रोफोबिया, जल से डर, हाइड्रोथेरेपी, जल से थेरेपी करना, हाइड्रोमीटर, जो जल की डेंसिटी नापता है। तो जहाँ भी हाइड्रो या हाइड्रेट वर्ड आता है वो वाटर के लिए होता है। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट होता है नीला थोथा। नीले थोथे का वैसे पूरा फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O, 5 क्रिस्टलाइन वाटर जुड़ा रहता है, तो ये नीला थोथा होता है। पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा कहते हैं, ये KMnO4 होता है, याद रखना है फॉर्मूला। पोटेशियम नाइट्रेट, इसको शोरा कहते हैं। पोटेशियम यानी K, नाइट्रेट यानी NO3, KNO3 फॉर्मूला हो गया। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको शुष्क बर्फ कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राई आइस। क्योंकि जब इसका यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा इसका यूज़ करते हैं हम लोग अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों में, फायर एक्सटिंग्विशर जिसको कहते हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं। तो जब आपने देखा होगा अग्निशामक यंत्रों को यूज़ करते हुए, तो जब उनको यूज़ करते हैं तो वाइट वाइट झाग जैसा पदार्थ निकलता है, तो वो जब ज़मीन पे गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ गिरी हुई है, और ड्राई अवस्था में होता है, शुष्क अवस्था में होता है, इसलिए नाम क्या दे दिया, शुष्क बर्फ़। तो वो बर्फ़ नहीं निकल रही, वो क्या निकलती है, CO2, पूरा बोले तो ठोस CO2। तो इस ठोस CO2 को ही कहा जाता है क्या, शुष्क बर्फ़। खूब बार पूछा जाता है कि शुष्क बर्फ़ या ड्राई आइस किसे कहा जाता है, सॉलिड CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ कहा जाता है। ठीक है। एसिटिक एसिड, जिसको आप सिरका कहते हो, जिसको अचार में यूज़ करते हैं, CH3COOH, एसिटिक एसिड इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। एथेनोइक एसिड भी कहते हैं इसको। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको फिटकरी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पोटाश एलम, पोटाश एलम। तो फिटकरी को पोटाश एलम कहा जाता है। K2SO4.Al2SO4 का अल्ट्राइज 24H2O। तो ये कुछ फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नाम में जिनको आपको बार बार में पूछा जाता है। तो आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में भी आ गई होगी, और ये कुछ आपको याद भी करने हैं। क्लियर। बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूना, बुझा हुआ चूना जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चूना जो होता है वो तो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को बिना बुझा चूना भी कहते हैं, बिना बुझा चूना, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, बिना बुझा है। लेकिन जब इसमें वाटर मिला देते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए CaO ये तो चूना है, अब इसमें H2O और मिल गया तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को कहते हैं चूने का पानी, चूने का पानी, लाइम वाटर, लाइम वाटर। और इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम। ये सब इसी के नाम है, बुझा हुआ चूना बोल दें, चूने का पानी बोल दें, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल दें। तो क्वेश्चन उसका ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो बुझा हुआ चूना है, या चूने का जो पानी है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे, क्लोरीन गैस से करवा दें। ये क्लोरीन गैस से रिएक्शन हो गई इसकी, तो क्या बनेगा, तो देखिए CaOCl2। तो यहाँ पे देखिए कितने O है, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ गया, एक ऑक्सीजन बचा और 2 हाइड्रोजन बचे, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन,
क्या बन गया, वाटर। तो ये होती है इसकी रिएक्शन कि जब आप लोग चूने के पानी के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, जिसको आप चूने का पानी कह रहे हैं, इसके अंदर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बनता है प्लस वाटर बनता है। इसी को कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण कहा जाता है इसको। इसी का रासायनिक नाम पूछते हैं बहुत बार कि इस विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसी का नाम होता है कैल्शियम हाइपो या ऑक्सी क्लोराइट। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोल सकते हैं या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइट बोल सकते हैं। तो जब भी ब्लीचिंग पाउडर आपको बनाना है तो हम लोग ये रिएक्शन करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करें तो आपको क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा और वाटर मिलेगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइट। क्लियर, ध्यान रखिएगा ये क्लोराइट है, क्लोराइड नहीं है। तो बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराने पे क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। आपके सामने रिएक्शन है, इस तरह से बनेगा। क्लियर, आई थिंक आपको ये रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण के बारे में कुछ बातें कि ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूने का मतलब आपको बता दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन की अभिक्रिया करने पर विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला बता दिया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl2। उपयोग इम्पोर्टेंट है। एक तो इसका मेन यूज़ तो पेयजल में से जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। पानी के अंदर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं, बहुत बार देखा होगा, जो पानी जिस बर्तन में भरा होता है उसमें नीचे वाइट पाउडर जम जाता है, वो ब्लीचिंग पाउडर होता है बहुत बार। इसकी वजह से बहुत बार पानी कड़वा भी लगता है। क्यों मिलाते हैं, तो रोगाणुओं और कीटाणुओं को मारने के लिए, जम्स को किल करने के लिए। और रासायनिक उद्योग में यूज़ करते हैं, वस्त्र उद्योग में यूज़ करते हैं, किसके लिए, विरंजन के लिए। विरंजन का मतलब क्या करना, डीकलराइज करना, रंग को उड़ाना, रंग उड़ाने में यूज़ करते हैं। इसी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, सलून में, पार्लर में जब आप जाते हैं ब्लीच कराने के लिए। तो ब्लीच में होता क्या है, यही तो होता है, क्योंकि इसका हिंदी नाम ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, विरंजक चूर्ण, विरंजक जो रंग को उड़ा दे। एक होता है रंजक जो रंग दे, कलराइजिंग एजेंट। एक होता है विरंजक, डीकलराइजिंग एजेंट जो रंग को उड़ा दे। तो ब्लीच जब करते हैं तो वो यही करता है, हमारे काले कलर के जो हेयर है इनके कलर को उड़ा देगा, तो वो आपको स्किन के कलर के दिखने लग जाते हैं। उसको कहते हैं आपने ब्लीच करना, इसलिए उसका नाम रख दिया ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया जाता है वहाँ पे, इसलिए हम लोग कहते हैं उस प्रोसेस को ब्लीच करवाना। तो वहाँ पे हम लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूज़ हो गए कि पानी को साफ़ करने में, रंग उड़ाने में, सूती वस्त्र उद्योग के अंदर, ठीक है, आदि। ये सब इसके यूजेज हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा जो होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। इसी को आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं सोडियम H के लिए हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोनों ही बेकिंग सोडे यानी खाने के सोडे का नाम है, क्या नाम होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों बोल सकते हैं आप इसको। तो बहुत बार ये कन्फ्यूजन होता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई खाने का सोडा निम्न में से कौन सा है। तो खाना जनरली कौन बनाती है, बाई बनाती है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि बाई खाना बनाती है। तो जहाँ खाने के सोडे का नाम आएगा तो वहाँ एक ट्रिक याद रखना, बाई खाना बनाती है। तो खाने के सोडे के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट,
या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, NaCl का उपयोग कर बेकिंग सोडा बनाया जाता है। तो NaCl का उपयोग से हम लोग क्या बनाते हैं, इस बेकिंग सोडे को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ये रिएक्शन है। NaCl जिसको नमक कहते हैं, इसके अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की रिएक्शन कराने पर इनके आपस में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो काम की बात ये कि सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण किस पर अभिक्रिया कराने से होता है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड पर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की रिएक्शन कराने से अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। कोई अल्टरनेट नहीं है, याद होना ही चाहिए। केमिस्ट्री की एक सबसे गंदी चीज़ जो है, आपको रिएक्शंस याद करनी पड़ती है। अगर आपने रिएक्शन वो देखी है तो ही आप उसको सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आपको रिएक्शंस थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत है। इसे गर्म करने पर CO2 बाहर निकलती है। तो जब ऑब्वियस सी बात है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये टूटेगा तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, CO2 वापस बाहर निकल जाएगी। तो उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CO2 मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, वाटर निकलेगा, ये मिल जाएगा, अमोनिया गैस मिल जाएगी। क्लियर। जल में अल्प विलय होता है ये, तथा इसका विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसका विलयन क्षारीय होता है। कारण ये बना किससे, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो सॉल्ट बना है, ये बना है NaOH से और H2CO3 से। H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, जो एक वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्ल होता है। और ये Na आया है NaOH से, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है। तो जब इसके अंदर प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल का ये लवण है, तो जब प्रबल क्षार है तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी प्रकृति भी कैसी होगी, क्षारीय ही होगी। क्लियर। तो आई थिंक इतनी बातें क्लियर आपको। आगे मूव करते हैं। तो बेकिंग सोडे का उपयोग देखिए आप कहाँ देखते हैं, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में यूज़ करते हैं, सोडा वाटर में इसका यूज़ करते हैं। एंटा एसिड, जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी मतलब एसिड का अमाउंट बढ़ना, तो एसिड का अमाउंट बढ़ गया। और आपको पता है कौन सा एसिड बढ़ता है, HCl बढ़ता है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर HCl होता है, स्टोमक के अंदर। तो पेट में अगर HCl की मात्रा बढ़ती है तो एसिड की मात्रा बढ़ रही है, और एसिड की मात्रा बढ़ रही है तो एसिड स्वाद में खट्टे हैं, तो आपको खट्टी डकारें आती है, एसिडिटी सा फील होता है। तो एसिडिटी के समय कौन से एसिड की मात्रा बढ़ती है, HCl की मात्रा बढ़ती है। अब एसिड की मात्रा बढ़ी तो इसको कम कैसे करें, तो एसिड की मात्रा बढ़ी है तो इसको कम करने के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें खाएंगे जो एसिड के उल्टा काम करे। और एसिड का उल्टा काम कौन करता है, बेस करते हैं, क्षार करते हैं। तो हम कुछ ऐसी चीज़ें खाएंगे जो क्षारीय प्रकृति की हो। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो आप कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये किस प्रकृति का होता है, क्षारीय, बेसिक प्रकृति का है। तभी तो हम लोग इस क्षार को खाते हैं, और ये क्षार हमारे पेट में जाके एसिड का उल्टा काम कर रहा है। जो अंदर HCl बन रहा है उसी के तो उल्टा काम कर रहा है। उस अम्ल को ये क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो उस अम्ल के उल्टा काम कर रहा है, उल्टे के लिए एंटा वर्ड यूज़ करते हैं, और अम्ल के उल्टा काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, एंटा एसिड। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए हम लोग क्या खाते हैं, क्षार खाते हैं, और ये क्षार एसिड के उल्टा काम करते हैं, इसलिए इन क्षारों को क्या कहते हैं, एंटा एसिड कहते हैं। तो ये पेट की अम्लता को क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। क्यों कर देंगे पेट की अम्लता को दूर, क्योंकि सर ये जो खा रहे हैं ये क्षार है और अंदर पेट में अम्ल है, ये क्षार उस अम्ल को जाके क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी अपन यूज़ करते हैं, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनका यूज़ भी करते हैं किस रूप में, एंटा एसिड के रूप में। एंटा एसिड, एंटा एसिड के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में इनका भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दोनों भी क्या हैं, क्षार हैं। और इसी का एक नाम जानते हैं आप, वाइट कलर का होता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल दिया गया है। बात समझ में आ गई। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए इन क्षारों का यूज़ करते हैं, इसलिए इनको एंटा एसिड कहते हैं।
मंद प्रतिरोधी माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारे स्किन के ऊपर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग एंटीसेप्टिक का जो यूज़ करते हैं तो इसका भी एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अग्निशामक यंत्रों में, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है NaCO3 आपको क्या देगा, CO2 देगा टूट के, और ये CO2 देता है तो ये CO2 ही तो आग बुझाने में हेल्प करती है। तो इसलिए हम लोग अग्निशामक यंत्रों में भी क्या करते हैं, बेकिंग सोडा, खाने के सोडे का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये CO2 देता है। ठीक है, प्रयोगशाला लेबोरेटरी में तो हर केमिकल का यूज़ करते ही हैं। जहाँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आया आप कह सकते हैं सर इसका उपयोग लेबोरेटरी में करते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में ऑलमोस्ट सभी केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। धावन सोडा, जिसको आप बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो ये बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा ये होता है Na2CO3.10H2O। Na का मतलब सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, तो इसका पूरा नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। डेका किसके लिए आता है, डेका आता है 10 के लिए। साइंस में 10 के लिए डेका वर्ड यूज़ करते हैं, और हाइड्रेट वाटर के लिए यूज़ करते ही हैं। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, क्लियर है। तो इसे कपड़े धोने का साबुन भी कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, सॉरी। और इसका निर्माण किया जाता है साल्वे प्रोसेस से। इसको बनाने की विधि साल्वे विधि कहलाती है। बेकिंग सोडा गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े धोने का सोडा प्राप्त होता है। यही जो भी हम थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि NaCO3, ये कौन सा सोडा था, ये खाने का सोडा था, जिसको बेकिंग सोडा कह रहे हैं। बेकिंग, सॉरी ये बेकिंग सोडा नहीं है, इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा। धुलाई का यूज़ कर रहे हैं ना, धुलाई का यूज़ कर रहे हैं तो धोने के लिए वॉशिंग यूज़ होता है, इसलिए इसका नाम है वॉशिंग सोडा। जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो था बेकिंग सोडा। ये रहा बेकिंग सोडा, जिसको आप खाने का सोडा कहते हैं। ठीक है, तो ये है वॉशिंग सोडा, धावन। वॉशिंग मतलब धुलाई में जो यूज़ आता है। तो जो ये खाने का सोडा था, अगर आप इसको गर्म करेंगे, डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना, हीट करना। साइंस में डेल्टा का मतलब हीट करना या गर्म करना होता है। तो खाने के सोडे को जब आप गर्म करते हो तो Na2CO3 यानी क्या बन गया आपके Na2CO3, वॉशिंग सोडा बनेगा, वाटर और CO2 बाहर निकल जाएगी। अब इस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्रिस्टलन वाटर इसके साथ जुड़ जाएगा और Na2CO3.10H2O आपका क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा, धावन सोडा बन जाएगा। क्लियर है आई थिंक आपको ये बात। तो ये तो होता है वॉशिंग सोडा, और जो इससे पहले पढ़ा था वो था बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। ट्रिक मैंने आपको बता दी कि बाई क्या करती है, खाना बनाती है, तो खाने के सोडे में बाई कार्बोनेट आएगा। क्लियर। तो ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट वही आपका जो वॉशिंग सोडा, धावन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, वॉशिंग में तो करेंगे, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट में भी यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट, अपमार्जक यानी धुलाई में यूज़ करेंगे, कागज़, पेंट, वस्त्र उद्योग में कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। हाँ, वही जो भी मैंने 2 मिनट पहले बताई, ये ज़रूर ध्यान रखना है ये वाली बात। क्लियर कि सर खाने के सोडे से हम लोग वॉशिंग सोडा प्राप्त कर सकते हैं, कि खाने के सोडे को पहले गर्म करेंगे तो हमको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा और H2 और CO2 बाहर निकलेंगे, और इस सोडियम कार्बोनेट को ही वाटर से रिएक्शन कराने पर ये क्रिस्टलन वाटर यहाँ जुड़ जाएगा और इससे आपको क्या मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बताया था मैंने आपको, ये होता है।
तो नाम से मालूम पड़ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर कहाँ चढ़ता है? टूटी हुई हड्डियों पर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। ठीक है। रासायनिक नाम बताया था मैंने, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। अर्ध का मतलब मैंने बताया था इंग्लिश में बोल सकते हैं हेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो अर्ध हाइड्रेट बोल दो चाहे हेमी हाइड्रेट बोल दो, एक ही बात है। फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट डॉट अगर 2 वाटर हो तो इसको कहा जाता है जिप्सम। वाटर अगर हाफ हो तो ये होता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का फॉर्मूला एक जैसा है। वापस सुनिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो हाफ वाटर आएगा। कितना वाटर आएगा? हाफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस में यहाँ वाटर हाफ है और जिप्सम में यहाँ वाटर 2 है। बस मेन डिफरेंस आपको यही ध्यान रखना है। फॉर्मूला देखिए बाकी सेम है। तो जब जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तब अपने को क्या प्राप्त होता है? पीओपी। ऐसे देखिए CaSO4.2H2O। ये तो हमारा क्या है? 2 किस में आता है? जिप्सम में। जिप्सम को आपने क्या किया? हीट किया, गर्म किया। गर्म करेंगे तो पानी वेपराइज हो जाएगा, बाहर निकलेगा कुछ अमाउंट में। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O रह जाता है गर्म करने पर, प्लस कितना वाटर बचा? 2 में से, तो 2 में से हाफ निकल गया तो कितना बचा? 1.5। ये वाटर बाहर निकल जाता है। तो 2H2O CaSO4.2H2O यानी जिप्सम को जब आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो 1.5 वाटर बाहर निकलेगा। तो अपने आप यहाँ कितना वाटर बचेगा? हाफ H2O बचेगा। और इसी को क्या कहते हैं? पीओपी। ये कितने डिग्री पे गर्म करना है आपको? 393 केल्विन पे। तो 393 केल्विन पे गर्म करते हैं जब जिप्सम को, तो इसके द्वारा हम लोग इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं? पीओपी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? उपयोग अभी देख लिया अपन ने, टूटी हुई हड्डियों में यूज़ करते हैं पीओपी का, भवन निर्माण में दीवारों पे यूज़ करते हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, दंत चिकित्सा में भी यूज़ करते हैं। मूर्तियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, मूर्तियाँ, स्टेच्यू किससे बनाई जाती है? पीओपी की बनाई जाती है। अग्निशय पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ तक की बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ये था गलत। क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है? रिएक्शन आपको दी हुई थी इस एग्जाम में, PbO प्लस कार्बन। तो PbO और कार्बन की रिएक्शन कराने पर PbS और CO बना दिया। गलती ये थी पेपर के अंदर कि जब इस रिएक्शन में कहीं सल्फर है ही नहीं, यहाँ कहीं सल्फर आपको नज़र आ रही है क्या? नहीं आ रही, तो फिर यहाँ सल्फर कैसे आ गई? सबसे बड़ी गलती यही थी इस क्वेश्चन की कि क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया था। हालांकि एक्चुअली वो इसलिए मिसप्रिंट हुआ कि यहाँ पे ये जो S लिखा हुआ है ये सॉलिड है, कि कार्बन सॉलिड अमाउंट में है, पर छापते टाइम शायद गलती हो गई होगी और इसको S सल्फर समझ लिया। तो जब इस रिएक्शन के अंदर सल्फर कहीं है ही नहीं, तो यहाँ तो सल्फर आने का सवाल ही नहीं है। क्लियर है? तो गलती यही थी इस क्वेश्चन की, जिसकी वजह से ये गलत हुआ कि सर यहाँ सल्फर आया कहाँ से जब इस रिएक्शन के अंदर सल्फर भाग ही नहीं ले रहा, तो इसलिए वहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो सही रिएक्शन में आपको बताया जाता हूँ, सही रिएक्शन क्या थी? सही रिएक्शन ये थी 2PbO किस अवस्था में? सॉलिड, प्लस कार्बन, कार्बन भी किस अवस्था में? सॉलिड स्टेट में। रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? 2Pb सॉलिड अवस्था में बनेगा, प्लस CO2। CO2 किस अवस्था में होती है? गैस अवस्था में होती है। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट इक्वेशन बता देता हूँ क्या थी, ये लिख दीजिए। इसको थोड़ा सा आप गैस कर लें कि CO2 गैस अवस्था में है। तो रिएक्शन ये थी एग्जैक्टली, पर पेपर में वो गलत छपी हुई थी, या आप कह सकते हैं मिस प्रिंट थी। तो इस अभिक्रिया में पता ये करना था कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो देखिए यहाँ कार्बन अकेला है,
अभिक्रिया के बाद कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, CO2, कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, O2। तो ये कार्बन CO2 में तो बदला है, पहले इधर कार्बन है, अभिक्रिया के बाद क्या बन गया, CO2। तो कार्बन के अंदर जुड़ी क्या है, ऑक्सीजन। और आपको पता है ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसको उपचयन भी कहते हैं, उपचयन। ठीक है, तो कार्बन का यहाँ क्या हो रहा है भाई, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अब इधर देखिए, यहाँ PbO था और अभिक्रिया के बाद केवल क्या रह गया, Pb रह गया। मतलब लेड ऑक्साइड जो है उससे केवल लेड ही रह गया, ऑक्सीजन गायब हो गया। तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ, हटना, PbO बाद में कन्वर्ट किस में हो गया, केवल Pb में हो गया। तो 2Pb से वो क्या रह गया, PbO से ओनली 2Pb रह गया। तो ऑक्सीजन हटी, और ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन, रिडक्शन होता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन का हटना अपचयन। तो कार्बन का तो हो रहा है ऑक्सीकरण, जबकि लेड ऑक्साइड का हो रहा है अपचयन। तो इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, सही है, समझ में आ गया आपको। कार्बन का उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है, ये भी सही है। तो ये दोनों कथन तो क्या थे, सही थे, क्लियर। जबकि सीसे का अपचयन हो रहा है सीसे का अपचयन नहीं हो रहा, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपचयन नहीं हो रहा, तो इसके अंदर ये गड़बड़ थी, क्लियर है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही थे मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से स्टेटमेंट गलत थे वो भी बता दिए। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि PbO का Pb में बदलना मतलब ऑक्सीजन का हटना हो रहा है, और ऑक्सीजन का हटना अपचयन होता है। कार्बन CO2 में बदल रही है, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, जुड़ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण को ही आप उपचयन भी बोलते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, बाकी के स्टेटमेंट गलत हो गए। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की ओर देखिए, और भी डेफिनेशन होती है, क्या होती है देखिए। तो ऑक्सीकरण जिसको आप ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, ईकरण का मतलब जुड़ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। तो ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, इसको मैंने क्या बताया अभी, उपचयन हिंदी में। तो ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आता है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ठीक है। उल्टा देखें तो हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना, यह भी ऑक्सीकरण है। और तत्व की संयोजकता में वृद्धि होती है, यह भी ऑक्सीकरण है। अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। इसमें किसी पदार्थ, इसका जस्ट उल्टा होगा। तो ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होना, बाहर निकलना, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, और संयोजकता में क्या, कमी। जस्ट इसका उल्टा कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, रिडक्शन। तो दोनों रटने की जरूरत नहीं है, आप एक याद रखें, दूसरा उसका उल्टा कर दें। तो अगर कहीं ऑक्सीकरण हो रहा है तो अपचयन हो ही रहा होगा। तो अगर आपको एक अच्छे से याद है तो दूसरी तरफ अपने आप उसका उल्टा करके लिख दें कि ये ऑक्सीकरण हो रहा है सर, तो इसका क्या हो रहा होगा, अपचयन, रिडक्शन हो रहा होगा, क्लियर। और रेडॉक्स का मतलब होता है, रेडॉक्स दो वर्ड से बना है, रेड, रेड का मतलब रिडक्शन, जिसको आपने अभी क्या कहा है, अपचयन। और ऑक्स, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो। तो जिसमें दोनों होगा वो क्या कहलाएगी, रेडॉक्स कहलाएगी। तो जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होती है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। दुनिया में मैक्सिमम रिएक्शंस
कैसी होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्योंकि वही मैंने जो बताया कि अगर एक ने त्यागा है तो दूसरे ने ग्रहण किया होगा, और एक ने ग्रहण किया है तो दूसरे ने त्यागा होगा। ऑक्सीजन कहीं से हटी है तो कहीं ना कहीं जुड़ी होगी, और कहीं ना कहीं जुड़ी है तो कहीं ना कहीं से हटी होगी। तो एक जगह ऑक्सीकरण हुआ है तो दूसरी जगह अपचयन होना ही होना है, दूसरी जगह अपचयन हुआ है तो पहली जगह ऑक्सीकरण होना ही होना है। दुनिया में ज़्यादातर सारी रिएक्शंस कैसी होती है, रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। क्लियर है? तो आपको ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल याद करनी पड़ेगी। तो आप एक याद रखें, ऑक्सीकरण अपचयन उसका उल्टा कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन। तो निम्न रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद लिखिए। अगेन ये रटने वाला क्वेश्चन है, अगर आपने ये रिएक्शन कभी देखी नहीं है तो आपको करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो रिएक्शन है 2FeSO4.7H2O। इसको गर्म करेंगे, हीट कर रहे हैं तो M बन रहा है। ये M क्या है? इसको हीट करेंगे तो 3 प्रोडक्ट XYZ जो बनेंगे वो क्या है? तो वैसे जो रिएक्शन होती है वो ये होती है कि जब आप इसको हीट करोगे, हीट करने से क्या होगा, जो पानी होगा वो वेपराइज हो जाएगा और पानी वाष्प बन के उड़ेगा। तो पानी उड़ गया तो ये तो गायब हो गया, बचेगा क्या क्या, 2FeSO4। तो 2FeSO4 सिंपल सा तरीका जो आपको बता रहा हूँ, हीट करने पे पानी उड़ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये पढ़ करके मालूम पड़ेगा। ठीक है, हमें भी बिना पढ़े नहीं पता, हमने भी पता करने के लिए पढ़ाई की है, आपको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप बिना देखे रिएक्शन में नहीं बता सकते कितना पानी या कितना वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। रिएक्शन आपको पता ही होनी चाहिए। तो ये सब पागल बनाने वाली चीज़ होती है कि यार इसको ऐसे कर लिया, इसको ऐसे कर लिया। जब तक रिएक्शन आपने देखी नहीं है तब तक आपसे वो सोल्व नहीं होगी। तो इसके लिए आपको पढ़ाई करनी ज़रूरी है। तो जितना पढ़ा रहे हैं आप उनको, उतना तो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। तो जब भी इसको हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल सारे बाहर निकल गए, क्या बचा, 2FeSO4। FeSO4 2 मॉलिक्यूल बच गए। अब इसको और गर्म करेंगे तो ये भी टूटेगी, इसका विखंडन होगा। ठीक है, इसका विखंडन होगा तो देखिए क्या क्या बन जाएगा। इससे आपके बनेगा Fe2O3। ठीक है, क्या बनेगा, Fe2O3 बनेगा। ठीक है, Fe2O3 बन गया, प्लस SO2 बनेगा, प्लस SO3 बनेगा। अब सर हमें कैसे मालूम? तो आपको इसके लिए हेल्प लेनी पड़ेगी ऑप्शंस की। पहली बात तो आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। बाय द वे रिएक्शन याद नहीं है तो ऑप्शंस को लेकर के चलते हैं। तो सर पहले 2FeSO4, कहीं यहाँ पर 2FeSO4 है क्या? सर ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, 2FeSO4 बनेगा या FeSO4 बनेगा। इसमें FeSO4 नहीं है, ये गलत। इसमें FeSO4 है, ये हो सकता है। ठीक है, इसमें FeSO4 नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो आप पहले इसको ऐसे देखिए कि सर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, सर Fe2SO4 और Fe2SO4 अल्ट्राइज ये नहीं हो सकता, Fe2SO4 अल्ट्राइज ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे तो क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा। तो FeSO4 एक तो इसमें आ रहा है, एक FeSO4 इसमें आ रहा है। अब देखते हैं कि सर क्या आगे ये हो सकता है क्या? ये क्यों नहीं हो सकता? कारण ये कि अगर आपने रिएक्शन सही लिखी है तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ 2FeSO4 है, तो जब ये टूटेगा तो आपको इधर भी 2Fe मिलना चाहिए। तो 2 Fe के मिल रहे हैं यहाँ से, जबकि इसमें Fe कितना है, एक ही है, आगे कहीं Fe है ही नहीं। तो सर ये भी नहीं हो सकता। तो बचा हुआ अपने आप आंसर है इसका। क्यों? क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो Fe2O3 मिल गया, SO2 मिल गया और SO3 मिल गया। इन सबको मिलाने से आपको ये मिलना चाहिए ना, मिल रहा है क्या, 2Fe। सल्फर कितने हैं, 2, 1 और 2 सल्फर है सर। 4 × 2 8 ऑक्सीजन। 8 ऑक्सीजन है क्या, 3 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन और 3 8 ऑक्सीजन। मतलब ये वाला ऑप्शन ही आपका सही है। बात समझ में आ गई? तो 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, या तो आपको वो रिएक्शन याद हो, और याद नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग को यूज़ करना पड़ेगा, 4 ऑप्शन में से आंसर निकालना पड़ेगा। क्लियर? रिएक्शन आपको दे रखी है 2FeSO4.7H2O। यहाँ देखिए वही सेम जो हम भूल जाते हैं, ज़्यादातर 2FeSO4 आएगा, और जब इसको गर्म करेंगे तो ये टूटेगा, तो Fe2O3, SO2 और SO3 ये मिलेंगे। तो आपका आंसर जाएगा 3rd वाला, C।
बात समझ में आ गई? आप ये घबराइए मत कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा रिएक्शन में क्या होगा। मैंने आपको एक ही बात बोली कि अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा और 4 ऑप्शन में से भी आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, पूछा गया था आपको पेपर के अंदर। तो इसके बारे में क्या क्या बातें हैं? तो सीधी सी बात, सबसे पहले तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है, डिसोसिएशन। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो टूट रहा है इसमें, एक बड़ा पदार्थ छोटे पदार्थों में टूट रहा है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया है। इसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है। जो भी मैंने समझाया कि सर वियोजन का मतलब क्या है, ये है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 का क्रिस्टलन जल त्याग देता है। मैंने बताया था आपको, इसको जब गर्म कर रहे हैं तो ये क्रिस्टलन जल जो होता है वो उड़ जाता है, त्याग देता है, और क्रिस्टल का रंग क्या होता है? बदल जाता है। इसके उपरांत और अपन गर्म करेंगे तो अब ये जो बचेगा वो टूटेगा। तो Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। तो फेरिक ऑक्साइड ठोस होता है, जबकि SO2 SO3 क्या होती है? गैसेज होती है। तो वही बात है जो भी हमने रिएक्शन में लिखी है, उन्हीं की बात यहाँ पे बताई गई है कि सर जो ये FeSO4 टूट रहा है, इसमें ये तो सॉलिड है, ये गैस होती है, ये भी क्या होती है? गैस होती है। तो इनकी वजह से आप लोगों को ये डिसोसिएशन रिएक्शन के उत्पाद मिलेंगे। तो जब अगर आपको ये रिएक्शन पता है तो आपको डिसोसिएशन या वियोजन के क्या उत्पाद बनेंगे वो आराम से समझ में आएंगे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है कि सर ये डिसोसिएशन टाइप की रिएक्शन है। क्लियर? तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इनको पढ़िए, समझिए, इनको रिवाइज़ कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।